प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञानदूत कार्यक्रम के अंतर्गत जारी व्याख्यान माला के अंतर्गत इस व्याख्यान में आज हम रस निष्पत्ति पर विचार करेंगे। पूर्व में हुए व्याख्यान के आधार पर हम लोगों ने ये तो जान लिया था कि रस क्या है और रस के तत्व कौन कौन से हैं, और रस के रस सिद्धांत के जो मूल प्रणेता रहे हैं, उन्होंने रस की आत्मा के संदर्भ में बात करते हुए, जिन्हें हम भरत मुनि के नाम से जानते हैं, हमको रस और उसके अवयवों के बारे में बताया था। और यह बताते हुए ही उन्होंने हमको एक चीज़ बताई थी, एक बात बताई थी और एक सूत्र दिया था। वो सूत्र रहा है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति। अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी, जिन्हें हम संचारी भावों के नाम से भी जानते हैं, उनके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो ये सूत्र जो भरत मुनि ने हमको दिया रस की जानकारी देते समय, रस के बारे में बताते हुए, तो उसमें उन्होंने जो हमें ये बात बताई, उसमें दो शब्दों का प्रयोग विशेष तौर पर किया है और उसी पर हमारा ध्यान जाता है। या बाद में आए जो हमारे विद्वान थे, जिन्होंने इस पर चर्चा की, इस पर विचार किया, उन्होंने भी दो शब्दों को ही अधिक ध्यान में रखा। पहला शब्द था संयोग और दूसरा शब्द था निष्पत्ति। अब ये संयोग में क्या होता है और निष्पत्ति किस चीज की होती है, ये उन्होंने कहा तो है, लेकिन पूरी तरह से स्पष्ट करने में शायद ये सफल नहीं हो पाए या हम लोग उसको समझ नहीं पाए। और इसी कारण से बाद में इस सूत्र पर जब विद्वानों ने विचार किया, तो उन्होंने अपने अलग अलग विचार रखे और अलग अलग विचार रखने का परिणाम ये हुआ कि रस निष्पत्ति के संबंध में खूब विचार आए, विभिन्न तरह के विचार हमारे सामने आए। सब हमको प्राप्त नहीं है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि इस तरह के जो रस निष्पत्ति के संबंध में जो सिद्धांत हमारे सामने आए हैं, वो 11 प्रकार के हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि वो 11 प्रकार के ही होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो चलो हम 11 प्रकार के भेद मान लेते हैं। उनमें से 4 प्रकार के जो सिद्धांत हैं, जो रस निष्पत्ति के संबंध में हमारे सामने आए हैं, वो अधिक महत्वपूर्ण है। और आज हम जो विचार करेंगे वो इन्हीं 4 सिद्धांतों पर ही करेंगे। इनमें जो नाम ले सकते हैं हम, जिन 4 लोगों के नाम ले सकते हैं, उनमें प्रथम भट्ट लोलट है, दूसरे भट्ट शंकुक हैं, तीसरे भट्ट नायक हैं और चौथे अभिनव गुप्त हैं। अब इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए? भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद का सिद्धांत रहा है, जिसे हम प्रतीतिवाद भी कहते हैं, कुछ लोग आरोपवाद भी कहते हैं। शंकुक ने अनुमितिवाद दिया या अनुमानवाद दिया या अनुमीयवाद दिया, और भट्ट नायक ने भुक्तिवाद दिया, और अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद दिया। तो इस तरह से ये 4 सिद्धांत हमारे सामने आते हैं। भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद, शंकुक का अनुमितिवाद, भट्ट नायक का भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। तो इन चारों के मतों पर जब हम विचार करते हैं,
तो करते समय हमें सबसे पहले भरत मुनि के स्वयं के विचार, संयोग और निष्पत्ति के बारे में जो उन्होंने अपने ग्रंथ में अन्य स्थानों पर किया है उसको जान लेना आवश्यक होगा। भरत मुनि ने इस सूत्र की जो व्याख्या की है वो दो प्रकार से की है, ऐसा माना जाता है। पहला जो है, इन्होंने रस के उपनिबंध से संबंधित व्याख्या की है, और दूसरी जो इन्होंने व्याख्या की है वो रस के आस्वाद से संबंधित है। प्रथम जो रस के उपनिबंध संबंधी जो व्याख्या है, ये कहते हैं कि नाट्य प्रयोक्ताओं को चाहिए कि विभाव आदि के संयोजन करके या विभाव आदि का संयोजन करके नाटक में विभिन्न रसों का उपनिबंधन करना चाहिए। ये पहली बात स्पष्टीकरण में इन्होंने कही है, जो अपने इस सूत्र के संदर्भ में आगे बढ़ते हैं। आगे ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के व्यंजनों, औषधों और द्रव्यों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, उसी प्रकार से विभिन्न भावों से संयुक्त होकर के स्थायी भाव जो मेल करते हैं उनसे रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात नाटक के संदर्भ में बात करते हुए भरत मुनि बात करते हैं तो नाट्य रस संपन्न होते हैं। तो यहां ये बात हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है कि रस की निष्पत्ति से संबंधित और उपनिबंध से संबंधित जो बात कहते हैं, इस आधार पर यदि हम देखें तो रस की निष्पत्ति का अर्थ यहां निकलता है बनना या होना या स्वरूप को प्राप्त करना। दूसरी जो इन्होंने चर्चा की है, व्याख्या की है, वो है संयोग शब्द के साथ। यहां संयोग शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए भरत मुनि कहते हैं कि जिस प्रकार नाना प्रकार के व्यंजनों से बने अन्न का उपयोग करते हुए पुरुष रसास्वादन करते हैं और हर्ष आदि का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार से प्रसन्न प्रेक्षक अर्थात दर्शक कह सकते हैं हम, प्रसन्न प्रेक्षक विविध भावों एवं अभिनयों द्वारा व्यंजित वाचिक और मानसिक अभिनयों से युक्त जो स्थायी भावों का आस्वादन होता है वो करता है और हर्षित होता है। यहां हम इसे दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से पकवान इत्यादि का रस लेते हैं जो कि विविध तत्वों से मिलकर के बना होता है, उसी प्रकार से जब नाटक में प्रेक्षक उसको देखता है तो वो अभिनय जो होता है, जो व्यंजित भी हो सकता है, वाचिक भी हो सकता है और मानसिक भी हो सकता है, उसके साथ जो स्थायी भावों का आस्वादन करता है और हर्षित होता है। तो इस आधार पे यहाँ संयोग का अर्थ होता है स्थायी भाव के साथ सम्यक योग। जब स्थायी भाव के साथ विभाव, अनुभाव, संचारी भाव इत्यादि सम्यक रूप से संयोग करते हैं, अर्थात उनके साथ संगम करते हैं या फिर उनके साथ सहयोजन करते हैं, वो अर्थ निकलता है। और निष्पत्ति का अर्थ निकलता है नस योग पद अर्थात गतो योग तिण, अर्थात विशेष रूप से स्थिति को प्राप्त करना। तो यहाँ निष्पत्ति का और संयोग का दोनों का अर्थ हमारे सामने भरत मुनि स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी कोई ऐसी जगह छूट जाती है जो इन बातों को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं करती। हालांकि इसका अर्थ हम लोग निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव जब स्थायी भावों के साथ संयोग करते हैं तो रस की स्थिति प्राप्त होती है। लेकिन इसके साथ साथ वो एक बात और भी कहते हैं
कि यहाँ रस कोई ऐसा नूतन या नवीन पदार्थ नहीं है जिसका पहले से सर्वथा अभाव रहा हो। ये कहते हैं कि अभाव नहीं होता था रस का, बल्कि जो स्थायी भाव पहले से थे वो विभाव आदि से उपगत होकर के रस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहां तक आते आते काफी हद तक भरत मुनि ने स्वयं ही अपना जो इन्होंने दिया था सूत्र, उसका स्पष्टीकरण कर दिया। लेकिन फिर भी आगे आने वाले विद्वानों ने जो चीज स्पष्ट नहीं थी उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया। और मैंने जो 4 नाम लिए, भट्ट, लोलट, शंकुक और भट्ट नायक तथा अभिनव गुप्त, ये विशेष रूप से हमारे सामने आते हैं। तो सबसे पहले हम इसी संदर्भ में चर्चा करने से पहले, नाम लेकर के चर्चा करने से पहले एक चीज पे खुद विचार करते हैं कि जब हमने इतनी चर्चा की है तो शायद कुछ प्रश्न हमारे मस्तिष्क में आ रहे होंगे। वो प्रश्न कौन से हैं? पहला प्रश्न जो आता है वो है कि रस की निष्पत्ति किस प्रकार होती है। तो ये तो संपूर्ण प्रश्नों का जवाब मिलने के बाद हमारे सामने स्पष्ट होगा। दूसरा प्रश्न उठता है, सूत्रगत जो संयोग शब्द है उससे क्या तात्पर्य भरत मुनि का रहा है। हालांकि इन्होंने स्पष्ट किया लेकिन फिर भी सवाल बना है। तीसरा है, यहां जो निष्पत्ति शब्द का प्रयोग किया गया है उसका क्या तात्पर्य है। चौथा जो प्रश्न उठता है वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है और उसके बारे में ही बहुत अधिक मतभेद रहे हैं। वो है कि रस की निष्पत्ति या रस की प्राप्ति किसे होती है। अनुकार्य को होती है, जिसे मूल पात्र कह सकते हैं, मूल ऐतिहासिक पात्र कह सकते हैं, या यदि कोई रचना की गई है तो रचना का मूल पात्र कह सकते हैं। अनुकर्ता को होती है, जिसे हम अभिनेता या नट कह सकते हैं। तीसरा सामाजिक को होती है, या चौथा लिया है क्या कवि को होती है। तो 4 इसमें मूल बिंदु आते हैं कि रस की निष्पत्ति या प्राप्ति किसको होती है। अनुकार्य को होती है, या अनुकर्ता को होती है, या सामाजिक को होती है, या कवि को होती है। ये हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि अनुकार्य से हमारा तात्पर्य यहां ऐतिहासिक महापुरुष से है, या फिर कोई काव्य रचित किया गया है या कोई नाट्य रचित किया गया है तो उसमें जो प्रमुख पात्र है उससे होता है। अब इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हमारे सामने भट्ट लोलट ने, शंकुक ने, भट्ट नायक ने और अभिनव गुप्त ने अपने विचार व्यक्त किए। हम उन्हीं पर चर्चा आज करेंगे। सबसे पहले लेते हैं भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद, आरोपवाद और प्रतीतिवाद। इस तरह से ये 3 नाम इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत के जाने गए हैं। भट्ट लोलट मीमांसा दर्शन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, अतः इन्होंने जो अपने सिद्धांत दिया है वो मीमांसा दर्शन से प्रभावित होकर के ही दिया है। इनका कोई भी ग्रंथ हमें मूलतः प्राप्त नहीं है और इनके द्वारा दिए गए विचार हमें अभिनव गुप्त के अभिनव भारती या लोचन में प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ मम्मट ने जो ग्रंथ लिखा काव्य प्रकाश, उसमें भी इनके विचार हमारे को मिलते हैं। हालांकि मूल रूप से इनका कोई ग्रंथ हमको नहीं मिलता, लेकिन अभिनव गुप्त ने या इनके बाद आने वाले जो लोगों ने चर्चा की है तो उसके माध्यम से हमें इनके सिद्धांत का पता लग जाता है। तो इन्होंने इन शब्दों का, इस सूत्र का किस तरह से स्पष्टीकरण किया है वो हम जानेंगे। पहली बात लेते हैं, ये संयोग का क्या अर्थ लेते हैं। ये संयोग का अर्थ
लेते हैं विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का स्थायी भाव के साथ संबंध वैसा ही है जैसा कि भरत मुनि का है, जैसा कि भरत मुनि ने हमको बताया था। और उसी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि स्थायी भावों का विभावों से, अनुभावों से और संचारी भावों से किस तरह का संबंध होता है। इन्होंने 3 तरह के संबंध बताए। पहला उत्पाद्य उत्पादक संबंध, दूसरा गम्य गमक संबंध, तीसरा पोष्य पोषक संबंध। उत्पाद्य उत्पादक जो संबंध है वो स्थायी भाव का अनुभाव के साथ होता है। उत्पाद्य स्थायी भाव है और उत्पादक विभाव होता है। उसी तरह से गम्य गमक में गम्य स्थायी भाव होता है और गमक अनुभाव होता है। तीसरा जो होता है पोष्य पोषक संबंध, इसमें पोष्य स्थायी भाव होता है और संचारी भाव जो होता है वो पोषक होता है। अब इन तीनों को मिलाकर हम अपनी बात को स्पष्ट करना चाहें जो भट्ट लोलट ने कही है तो वो होती है विभाव आदि स्थायी भाव के उत्पादक होते हैं। विभाव आदि जो हैं वो स्थायी भाव के उत्पादक होते हैं। अनुभाव उसकी प्रतीति कराते हैं और संचारी भाव उस स्थायी भाव के पोषक होते हैं जो रस का पोषण करते हैं। यहाँ निष्पत्ति का अर्थ जो इन्होंने लिया है वो मूलतः उत्पत्ति से है और इनका मानना है कि रस की वास्तविक प्राप्ति अनुकार्य को ही होती है। अर्थात यदि किस रामचरितमानस में यदि मूल पात्र राम है तो राम इत्यादि को ही उसकी प्रतीति होती है या प्राप्ति होती है। लेकिन आगे इस बात को स्पष्ट किया जब अनुकार्य को होती है तो फिर आगे रस की प्राप्ति कैसे जाती है। तो इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि समता के कारण नट जो है उस पर आरोपित कर लिया जाता है उस अनुकार्य को। और यहां अनुकार्य का तात्पर्य मूल ऐतिहासिक पात्र से ही होता है। अब भट्ट लोलट के इसी सिद्धांत को इन तथ्यों के आधार पर जब हम आगे बढ़ाते हैं तो हमारे सामने एक सिद्धांत निकल करके आता है जो उपयुक्त बिंदुओं के आधार पर निकलता है। तो भट्ट लोलट का मत इन बिंदुओं के आधार पर इस प्रकार से बनता है कि रति आदि स्थायी भाव, रति आदि स्थायी भाव नायिका आदि विभावों द्वारा उत्पन्न होकर तथा उद्यान और ज्योति आदि उद्दीपनों से उद्दीप्त होकर एवं कटाक्ष भुज क्षेपादि से प्रतीति योग्य होकर और उत्कंठ आदि व्यभिचारियों द्वारा पुष्ट होकर के मूल पात्र जो होता है दुष्यंत इत्यादि मान लीजिए, राम इत्यादि मान लीजिए, उनके अनुकारियों में रस रूप में रहता है। वह रस आरोपित होकर सामाजिक को चमत्कृत कर देता है। तो यहां आरोपित हुआ तो इसलिए इसको आरोपवाद भी कहते हैं। और चूंकि प्रतीति भी करता है पाठक उसमें तो इसे प्रतीतिवाद भी कहते हैं। अब यदि और सरल भाषा में हम बात करें तो ये निकल के आता है कि जब नायक नायिका हों तो स्थायी भाव जो उनमें होते हैं वो विभाव आदि के साथ जुड़ते हैं और फिर अनुभवों के माध्यम से जो अनुकार्य मूल जो नायक है वो कार्य करता है, नट जो कार्य करता है, जो अभिनय करता है, उसके माध्यम से जैसे हाथों का हिलाना, कटाक्ष, आंखों के जो है भाव भाव दिखाना या इस तरह से बहुत से कार्य हैं।
उनके द्वारा ये प्रतीति योग्य हो जाते हैं। हमने प्रतीतिवाद भी नाम दिया था ना, ये प्रतीति योग्य हो जाते हैं। और जो रस है वो या तो अनुकार्य में या फिर आरोप के कारण नट में भी हमको उपचित हो जाता है या प्रतीत होने लग जाता है। अब इन्होंने ये जो सिद्धांत है वो दिया। आगे आने वाले हमारे विद्वानों ने इसमें इसकी समीक्षा करते हुए कुछ कमियां बताई कि ठीक है, इन्होंने सिद्धांत दिया और हमको काफ़ी हद तक बताया भी, लेकिन फिर भी कुछ कमियां इस सिद्धांत में रह गई थी। जिसमें से पहली कमी बताई गई कि अनुकार्य में इन्होंने रस माना, जो कि उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि अनुकार्य के भाव लौकिक होते हैं, अतः उसका रस भी लौकिक होगा। अब यदि लौकिक है तो अनुकार्य अर्थात तो मूल जो ऐतिहासिक पात्र है वो जिस तरह की मन स्थिति में होगा, वो स्थिति जिस जो दृष्टा देखता है उसमें भी वही भाव पैदा होंगे और उसको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। जबकि हम जानते हैं कि वहां चाहे कितना ही कष्ट में हो पात्र, फिर भी प्रतीति जो होती है वो आनंद की ही होती है। यदि लौकिक होता तो आनंद की प्राप्ति नहीं होती। दूसरा है, अनुकार्य में रस की स्थिति मानने से सामाजिक पूर्णतः अछूता रह जाता है। इन्होंने एक बात और की है ना कि रस की स्थिति अनुकार्य में होती है, अर्थात मूल ऐतिहासिक पात्र में होती है। यदि मूल ऐतिहासिक पात्र में रस की स्थिति है तो फिर सामाजिक कहाँ गया? उसको भी तो रस का अनुभव होता है, उसको भी तो आनंद की प्राप्ति होती है। तीसरा है रस की उत्पत्ति मानना। ये रस की उत्पत्ति मानते हैं क्योंकि उत्पत्ति तो उस वस्तु की होती है जो पहले से जिसका अभाव होता है, लेकिन रस में पहले से जो है अभाव नहीं होता। उसका रूप दूसरा हो सकता है लेकिन अभाव नहीं होता। चौथी जो बात आती है वो अनुकरण से रस की निष्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अनुकरण से दूसरे के भाव भी, जैसे ईर्ष्या है, द्वेष है, लज्जा है, वो भी उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन इन भावों का अनुकरण कोई नहीं करना चाहेगा, न तो मूल पात्र ही करना चाहेगा, न नट करना चाहेगा और न दृष्टा करना चाहेगा, सहृदय करना चाहेगा। आचार्य नगेंद्र ने इसीलिए इस मत को सिर्फ वस्तुपरक माना है और कहा है कि उपचित शब्द पर इस संदर्भ में हमें ध्यान देना चाहिए। अब आते हैं शंकुक का अनुमितिवाद। शंकुक का भी मूल ग्रंथ हमें अनुपलब्ध है, उपलब्ध नहीं है, और ये न्याय दर्शन के अनुयायी थे, तो इनके मत जो है न्याय दर्शन पर आधारित है। ये संयोग का अर्थ गम्य गमक भाव से लेते हैं, अर्थात स्थायी भाव का स्थायी भाव, अनुभाव और संचारी भाव से संबंध जो है वो गम्य गमक के समान होता है और अनुमीयमान होता है। स्थायी भाव का संबंध विभाव के साथ, अनुभाव के साथ, संचारी भाव के साथ गम्य गमक जैसा होता है, अर्थात गम्य तो स्थायी भाव होता है, बाकी गमक होते हैं, और इसीलिए ये अनुमीयमान अर्थात अनुमान करने योग्य होते हैं। घोड़े की फोटो वाली बात। ये तो संयोग का था। अब इन्होंने निष्पत्ति का क्या लिया है? निष्पत्ति का इन्होंने मतलब लिया है अनुमीयमान या अनुमिति या अनुमान, और नट के संबंध में यदि देखा जाए तो अनुकृति हम ले सकते हैं। ये कहते हैं अपने तीसरे बिंदु के अंतर्गत कि रस की मूल प्राप्ति अनुकार्य अर्थात ऐतिहासिक पात्र को ही होती है, जो नट के माध्यम से होती है। मूल प्राप्ति रस की अनुकार्य को अर्थात मूल ऐतिहासिक पात्र को ही होती है, लेकिन सहृदय को कैसे जाती है? नट के माध्यम से जाती है, जिसमें नट मूल ऐतिहासिक पात्र का अनुकरण अपने अभिनय कौशल द्वारा करता है तथा सहृदय अपने
अनुमान द्वारा नट को ही अनुकार्य मान लेता है। यहाँ अनुमीयमान इसको कहा गया है, अनुमितिवाद कहा गया, अनुमानवाद कहा गया, तो इसलिए कहा गया कि जो सहृदय है वो नट को देखता है और नट में ही मूल पात्र की स्थिति को मान लेता है, अनुमान कर लेता है। अब अनुमान जो है वो सामान्य अनुमान 4 प्रकार के माने गए हैं, जैसे सम्यक अनुमान, मिथ्या अनुमान, संशय अनुमान और सादृश्य अनुमान। लेकिन ये जो रस संबंधी अनुमान किए जाते हैं वो इन चारों अनुमानों से अलग होते हैं, विलक्षण होते हैं, इसीलिए ये रस की प्रतीति अलग तरीके से करवाते हैं। तो ये जो हमारा जो दर्शन था वो भट्ट लोलट का था। अब शंकुक का हमने कर लिया। अब शंकुक का सिद्धांत यदि हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक चीज और हमारे सामने आती है। शंकुक जो है वो सामाजिक और रस को एक दूसरे के पास लाने का प्रयास करते हैं, चाहे वह अनुमान के माध्यम से ही क्यों नहीं किया गया। अब शंकुक का मत जो निकल कर के आता है, हालांकि हम शब्दों में यदि व्यवस्थित रूप से करना चाहेंगे तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन फिर भी एक व्यवस्थित सिद्धांत जो है उसको जानने की हमें आवश्यकता है और उसकी बात मैं यहाँ करूँगा। ये कहते हैं कि काव्यों के अनुशीलन से तथा शिक्षा के अभ्यास से सिद्ध किए गए अपने कार्यों से नट के द्वारा ही प्रकाशित किए जाने वाले, कृत्रिम होते हुए भी कृत्रिम न समझे जाने वाले, विभाव आदि शब्द से व्यवहित होने वाले कारण, कार्य और सहकार्यों के साथ संयोग अर्थात गम्य गमक भाव रूप से अनुमीयमान होने पर भी वस्तु सौंदर्य के आस्वाद विषय होने से अन्य अनुमानों से विलक्षण स्थायी रूप से संभाव्यमान रति आदि भाव वहाँ न रहते हुए भी सामाजिक के संस्कारों से आस्वाद किया जाता हुआ रस कहलाता है। बात वही है, लेकिन ये थोड़े से कठिन शब्दों का प्रयोग करते हुए, क्योंकि हम साहित्य के विद्यार्थी हैं तो ये भी ज़रूरी है कि हम उसको व्यवस्थित रूप से जो बात हमने पहले कही है उसको रखें। अब इसके कुछ दोष निकल करके आते हैं। भट्टतोत के अनुसार अनुकरण तो मूल का होता है और नट ने जो है वो मूल को देखा ही नहीं होता, तो वह अनुकरण कैसे करेगा? ये सोचने की बात है, ये कमी है इसकी। दूसरी जो कमी है कि नट यदि अनुकार्य के रति आदि भावों का अनुकरण करता है तो वह लौकिक होगा, जिससे या तो वह अभिनय कर नहीं पाएगा या वह उस विषयानंद में डूब जाएगा। इतना हमारे पास चर्चा का समय नहीं है, वरना मैं इस बात को और स्पष्ट करता कि किस तरह से। अब मान लो रति आदि भाव है और नट यदि उसका अभिनय करता है तो वो उसमें डूब जाता, अभिनय नहीं कर पाता। तीसरी जो कमी इसमें हमारे सामने आती है, नट नटी अपने मूल के प्रति सजग रहते हैं। नट हो चाहे नटी हो, वो अपने मूल को नहीं भूल पाते, अर्थात खुद को नहीं भूल पाते। ऐसी स्थिति में सामाजिक को जो अनुमान होता है या सामाजिक जो अनुमान करता है वह भी मिथ्या पर आधारित होगा, मिथ्या आधारित होगा। इसके कारण से उसके भावों का उद्बोध भी नहीं हो पाएगा। चौथी जो कमी भट्टतोत के अनुसार इसमें रही है, ये कहते हैं कि रस निष्पत्ति का आधार अनुमान मानना भी गलत है। रस निष्पत्ति यदि अनुमान मानते हैं तो वो भी गलत होगा, क्योंकि दूसरे की क्रियाओं का अनुमान मानने से या अनुमान कर लेने से कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता। जैसे यदि कोई पात्र भोजन करता है तो उससे हमको भोजन प्राप्ति का यदि हम अनुमान करते हैं तो भोजन प्राप्ति की संतुष्टि हमको नहीं होगी। तो इस तरह से ये 4 जो कमियां हैं इसमें बताई गई। इन दोनों मतों में एक बात समान है, वो ये है कि इसमें रस की निष्पत्ति या रस की व्युत्पत्ति या रस की उत्पत्ति जैसा भी माने वो अनुकार्य को होती है, मूल ऐतिहासिक पात्र को होती है।
तीसरे हैं भट्टनायक। भट्टनायक का भी ग्रंथ अनुपलब्ध है, हमको उपलब्ध नहीं है। इन्होंने भुक्तिवाद का सिद्धांत दिया रस निष्पत्ति के संदर्भ में। ये ऐसे प्रथम आचार्य रहे जिन्होंने सामाजिक को रस में महत्वपूर्ण स्थान दिया। इससे पहले सामाजिक को स्थान नहीं था, न तो शंकुक ने दिया न भट्ट लोलट ने दिया। हालांकि शंकुक ने सामाजिक को रस के साथ अनुमान के माध्यम से थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश की थी। चूंकि ये सांख्य दर्शन के अनुयायी थे तो इनके इस सिद्धांत पर सांख्य दर्शन का प्रभाव हमको स्पष्ट दिखाई देता है। आपने अपनी व्याख्या करते समय संयोग का अर्थ जो लिया वो भोजक भोज्य या भोज्य भोजक संबंधों के रूप में लिया। डॉक्टर नगेंद्र इसी संबंध को भावक भाव्य या भाव्य भावक संबंधों के रूप में देखते हैं। यहां निष्पत्ति का अर्थ भोग है, इसीलिए इसको भुक्तिवाद नाम दिया गया। ये कहते हैं कि जो सामाजिक है वो भोग करता है रस का, और रस की निष्पत्ति या प्राप्ति सामाजिक को होती है, अर्थात दर्शक को होती है या सहृदय को होती है। मूल पात्र से सामाजिक तक यहां पहुंच गए हैं। और काव्य का आस्वादन जो है, जो कि सामाजिक करता है, उसकी 3 सीढ़ियां या 3 व्यापार होते हैं। भट्टनायक ने 3 व्यापार माने हैं रस निष्पत्ति के। पहला अभिधा, दूसरा भावकत्व और तीसरा भोजकत्व। इन्होंने ये शब्द की शक्तियां मानी हैं 3, या व्यापार कह सकते हैं, शब्द के व्यापार माने हैं। अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। अब इन तत्वों के आधार पर यदि हम इस मत को स्पष्ट करना चाहें तो हम कह सकते हैं भट्टनायक के अनुसार कि न तो अनुकार्य और न ही अनुकर्ता के संबंध में और न ही सामाजिक के संदर्भ में, तीनों के संदर्भ में नहीं, अर्थात किसी भी संदर्भ में रस की न तो प्रतीति होती है और न उत्पत्ति होती है। अर्थात अपने पूर्व के दोनों जो व्याख्याकार रहे हैं रस निष्पत्ति के, उनके सिद्धांतों को उन्होंने यहाँ ठुकरा दिया है। न तो उत्पत्ति होती है, न प्रतीति होती है और न ही इनकी अभिव्यक्ति होती है। बाद में आने वाले सिद्धांत का भी यहाँ खंडन हो रहा है। अपितु काव्य और नाटक में तुरंत बाद आने वाले द्वितीय व्यापार भावकत्व आदि से विभावादि का साधारणीकरण हो जाता है। तो यहाँ ये साधारणीकरण की तरफ भी चलते हैं। अब यहाँ पहली बार साधारणीकरण का है और यहाँ आते ही ये सिद्धांत और अधिक स्पष्ट होने लग जाता है। अब तक हमने कहा कि ये तीनों के संबंध में ही नहीं होता, तीनों के संदर्भ में ही नहीं होता, न प्रतीति होती है, न उत्पत्ति होती है और न ही अभिव्यक्ति होती है, बल्कि काव्य और नाटक में तुरंत बाद आने वाले, तुरंत बाद मतलब अभिधा के बाद जो नाटक प्रस्तुत किया जाता है उसके तुरंत बाद द्वितीय व्यापार भावकत्व प्रारंभ होता है और उससे विभाव आदि का साधारणीकरण हो जाता है। और विभाव आदि का साधारणीकरण करने वाले व्यापार भावकत्व से भाव्य में स्थायी भाव प्रकाशमान हो जाता है। और क्योंकि उस समय सामाजिक में सत्व का उद्रेक हो जाता है, उसी का भोग के द्वारा आस्वादन किया जाता है। चूंकि जो दर्शक है, जो सामाजिक है, जो सहृदय है, उसके हृदय में सात्विक भाव हो जाते हैं, सत्व का उद्रेक हो जाता है, तो वह रस का भोग करता है। यहाँ भट्टनायक ने हमको बताया है कि प्रथम व्यापार अर्थात नाटक जो अभिनीत किया जाता है उसके बाद भावकत्व व्यापार के द्वारा काव्य में वर्णित विभावादि का साधारणीकरण हो जाता है। इस व्यापार या साधारणीकरण द्वारा अनेक विशेषताओं का समावेश हो जाता है। ये जो क्रिया होती है उससे अनेक विशेषताएं आ जाती है।
कौन सी विशेषताएं? सामाजिक का व्यक्तिगत राग द्वेष जन्य जो अज्ञान है वो दूर हो जाता है। मैं हूं व्यक्तिगत तौर पे जो सोचता है वो अज्ञान दूर हो जाता है उसका, अर्थात अपने पराये अर्थात मेरे पराये की भावना का निराकरण हो जाता है। साधारणीकरण की बात है। दूसरी जो बात स्पष्ट होती है वो है कि विभाव आदि का साधारणीकरण हो जाता है। अब यहां ये भी पता लगा कि साधारणीकरण विभाव आदि का होता है भट्टनायक के अनुसार। तीसरी बात होती है स्थायी भाव भावित होकर रस रूप में परिणित हो जाता है। स्थायी भाव जो है भावित होकर के रस रूप में परिणित हो जाता है। अब भावित कैसे होता है? विभाव, अनुभव और संचारी भावों के माध्यम से। अब तीसरा जो व्यापार प्रारंभ होता है भोजकत्व, उसके अंतर्गत सामाजिक भावकत्व व्यापार द्वारा जो सिद्ध रस है उसका भोग करता है। जो भावकत्व व्यापार के अंतर्गत जो रस सिद्ध हुआ है उसका भोजन करता है, भोग करता है। कौन? सामाजिक या सहृदय। यहां ये बात स्पष्ट हो जाती है कि भट्टनायक जो बात कह रहे हैं वो अर्थात उनके अनुसार रस भोग्य है क्योंकि सहृदय सामाजिक उसका भोग करता है। ये रस को भोग्य मानते हैं। अब इनके रस की समीक्षा करते हुए अभिनवगुप्त कहते हैं कि भट्टनायक रस को आस्वाद्य बताते हैं और ये कहते हैं कि ये उचित नहीं है। रस को आस्वाद्य मानना उचित नहीं है। इससे काव्य आत्मपरक न होकर के वस्तुपरक ही रह जाता है। दूसरी जो कमी ये बताते हैं वो ये कहते हैं कि भट्टनायक ने पूर्व के जो अपने सिद्धांत थे उनका खंडन करने के लिए प्रतीति में और भुक्ति में अंतर स्थापित करने की कोशिश की जो कि संगत नहीं है। अभिनवगुप्त उनको संगत नहीं मानते क्योंकि यदि किसी वस्तु की, किसी चीज की, किसी बात की यदि प्रतीति ही नहीं होती तो उसके साथ किसी भी प्रकार का अन्य कोई व्यवहार संभव नहीं है, तो भोज भी नहीं हो सकता। यदि किसी चीज की प्रतीति आपको नहीं है तो आप उसका भोज भी नहीं कर सकते, भोग भी नहीं कर सकते। तीसरी जो बात हमारे सामने निकल करके आती है वो है अभिनवगुप्त कहते हैं कि भावकत्व और भोजकत्व के व्यापार की कल्पना को जो कि भट्टनायक ने की है शास्त्रीय प्रमाणों से रहित माना है और शास्त्रीय प्रमाणों से रहित होने के कारण उसे असिद्ध भी माना है। तो ये तीन कमियां इनके सिद्धांत में हमको दिखाई देती है। अब आते हैं चौथे सिद्धांत जो कि सबसे अधिक मान्य है रस निष्पत्ति के संदर्भ में, वो है अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद। अभिनवगुप्त वेदांत सिद्धांत के अनुयायी थे और प्रत्यभिज्ञा दर्शन के अनुसार जो आनंदवाद होता है उसी के अनुरूप आपने रस की अद्वैतता सिद्ध करने की पूरी कोशिश की, पूरा प्रयास किया। अभिनवगुप्त जो है उन्होंने भट्टनायक के साधारणीकरण का जो सिद्धांत इनसे पूर्व में दिया गया था भट्टनायक द्वारा, उसी सिद्धांत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, आगे बढ़ाया, सफलता भी प्राप्त हुई और अपनी मौलिक उद्भावनाओं के द्वारा उस सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया। और स्पष्ट करते हुए उन्होंने जो चीजें हमको बताई वो यहां हम देखते हैं कि यहां संयोग का अर्थ इन्होंने क्या लिया। ये संयोग का अर्थ लेते हैं व्यंग्य व्यंजक भाव संबंध। एक व्यंग्य है, एक व्यंजक है। फिर निष्पत्ति का अर्थ क्या लेते हैं? निष्पत्ति के संदर्भ में कहते हैं कि निष्पत्ति का मतलब यहां अभिव्यक्ति है रस की। इसके साथ साथ आप एक बात और स्पष्ट करते हैं कि रस की निष्पत्ति सहृदय अर्थात सामाजिक को होती है। ये भी अनुकार्य से कहाँ आ गए? सामाजिक तक आ गए रस की निष्पत्ति में।
इसके साथ साथ आप कुछ वो बातें और बताते हैं कि रस आनंदमय होता है। चूंकि हमने ऊपर कहा कि ये वेदांत सिद्धांत के अनुयायी थे, प्रत्यभिज्ञा दर्शन को मानते थे, और प्रत्यभिज्ञा दर्शन में एक आनंदवाद होता है, जीवन आनंदमय है, तो ये रस को भी आनंदमय मानते हैं, क्योंकि जीवन रसमय है तो आनंदमय भी होगा। इसके अलावा रस को ये आस्वाद मानते हैं, आस्वाद्य नहीं मानते बल्कि आस्वाद मानते हैं। और अगली बात जो कहते हैं, ये कहते हैं कि साधारणीकरण व्यष्टि के धरातल पर नहीं होता बल्कि समष्टि के धरातल पर होता है। साधारणीकरण किसी व्यक्ति का नहीं होता बल्कि पूरी समष्टि का होता है, जितने भी लोग हैं सबका होता है। और इसके बाद जो 7वें नंबर पे ये बात कहते हैं वो है साधारणीकरण व्यष्टि के साधारणीकरण भावकत्व व्यापार का परिणाम नहीं अपितु व्यंजना का ध्वनन व्यापार है। चूंकि ये ध्वनि सिद्धांत के समर्थक थे तो ये भावकत्व जो साधारणीकरण जो है वो भावकत्व व्यापार का परिणाम नहीं मानते बल्कि व्यंजना का ध्वनन जो व्यापार होता है उसका परिणाम मानते हैं। ये सब बातें हमें ध्वन्यालोक और लोचन से प्राप्त होती है। आगे एक बात और कहते हैं, ये उससे ये बात और अधिक स्पष्ट हो जाती है कि रस अभिव्यक्त होते हैं, रस अभिव्यक्त होते हैं और प्रतीति के द्वारा आस्वादित होते हैं। यह अभिव्यक्ति चाहे प्रधान रूप से हो या अप्रधान रूप से हो, ये कोई बात महत्व नहीं रखती को प्रधान रूप से अभिव्यक्त होते हैं, प्रतीत होते हैं, या फिर अप्रधान रूप से अभिव्यक्त या प्रतीत होते हैं। अब इस बात को यदि हम और अधिक स्पष्ट करना चाहें, दार्शनिक आधार पर करना चाहें या धार्मिक आधार पर करना चाहें, तो उसको भी अभिनव गुप्त ने स्पष्ट करने की कोशिश की है। अभिनव गुप्त कहते हैं कि जिस प्रकार शिव की उत्पत्ति का कोई प्रश्न नहीं उठता, अनुमान द्वारा भी उसे ज्ञान की सीमा में नहीं लाया जा सकता, उसे मात्र साधना से ही बोध किया जा सकता है, उसी प्रकार रस भी विभाव आदि द्वारा उत्पन्न नहीं हो सकता और अनुमान द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इनके मतानुसार जिस प्रकार पंचानन महादेव अर्थात शिव अपनी ही इच्छा द्वारा दृश्यमान जगत के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, उसी प्रकार विभाव आदि द्वारा सवासद चित्त में, जो चित्त पहले से सोया हुआ है, सव के समान सोया हुआ है, उसमें स्वेच्छा से अभिव्यक्त होता है। अभिव्यक्ति के अनंतर तत्काल आस्वाद और आनंद का व्यापार प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही अभिव्यक्ति होती है रस की, तो उसका आस्वाद भी प्रारंभ हो जाता है और आनंद का व्यापार भी प्रारंभ हो जाता है, और आनंद में ही रस का पर्यवसान होता है। रस जो अंतिम तौर पे किस में परिवर्तित होता है? आनंद में ही परिवर्तित होता है। अब यहां इस बात को हम यदि और स्पष्ट करना चाहें तो गुप्त जी के अनुसार सहृदय के अंतःकरण में रति भाव स्थायी भाव वासना रूप से उसी प्रकार विद्यमान रहते हैं जिस प्रकार मिट्टी में गंध पहले से ही विद्यमान रहती है, और जल के छींटे पड़ने से वह गंध व्यक्त हो जाती है। मिट्टी और ताज़ा बना हुआ जो घड़ा होता है वो और पानी का आपस में संबंध होता है, तो आपने महसूस किया होगा कि एक विशेष गंध आती है। उसी प्रकार से बहुत लंबे अरसे बाद यदि बरसात होती है, मिट्टी सूखी थी, लंबे अरसे से सूखी चल रही थी, बरसात होती है तो एक अलग गंध आती है, वो उससे तुलना कर रहे हैं। ये कहते हैं कि छींटे पड़ने से वह गंध व्यक्त हो जाती है, उसी प्रकार विभावादि के संयोग से रस रूपी नया तत्व व्यक्त हो जाता है। अतः इस अभिव्यक्त गंध की सत्ता न तो अकेले मिट्टी में स्थित होती है, अर्थात मिट्टी के घड़े में स्थित होती है न तो, और न ही जल में, अर्थात जल में भी वो गंध नहीं है और मिट्टी के घड़े में भी वो गंध नहीं है, लेकिन जैसे ही दोनों मिलते हैं वैसे ही वो गंध अभिव्यक्त हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से ये कहते हैं कि सत्ता न तो स्थायी भाव में और न ही विभाव आदि में मानी जा सकती है, वह इन दोनों के संयोग से ही प्राप्त होती है या निहित इन दोनों के संयोग में ही होती है। गुप्त ने रस का सीधा संबंध सामाजिक से ही माना है। इन्होंने भी रस की निष्पत्ति किस में मानी है? सामाजिक में मानी है।
इनके अनुसार वासना रूप से स्थित जो स्थायी भाव होते हैं वो विभाव आदि के भावन एवं प्रदर्शन से उद्बुद्ध होकर अर्थात सामने आकर एक ऐसी अवस्था तक पहुंच जाते हैं जहां से वे विघ्न व देश काल की सीमा से मुक्त होकर अथवा रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो सत्व के उद्रेक द्वारा, सत्व गुणों का अर्थात उद्रेक हो जाता है, अधिक मात्रा में हो जाते हैं, सहृदय के आनंद को व्यक्त करते हैं। तो सहृदय के जो हृदय है उसमें आनंद की उत्पत्ति हो जाती है, निष्पत्ति हो जाती है या अभिव्यक्ति हो जाती है, इसलिए इसको अभिव्यक्तिवाद भी कहते हैं। अब इस बात को यदि हम और आगे बढ़ाते हैं तो वासनाओं के होते हुए भी रसास्वाद हो सके इसके लिए सहृदय के लिए काव्यानुशीलन और उसका अभ्यास, लौकिक अनुभव, विमल प्रतिभाशाली हृदय तथा बाधा रहित स्थिति का होना आवश्यक माना है। यदि ये स्थितियां नहीं है, अर्थात काव्य का अनुशीलन नहीं किया गया, उसका अभ्यास नहीं किया गया, लौकिक अनुभव भी उसके पास नहीं है, किसके पास? सामाजिक के पास नहीं है, और हृदय जो है वो बाधा रहित नहीं है, जो बाहरी भीतरी अपना पराई की जो बाधाएं हैं वो नहीं है, तभी उसको रस की स्थिति प्राप्त होगी। और वासना होते हुए भी यदि ये स्थितियां नहीं हैं तो उसको रस की प्रतीति नहीं होगी। अब यहाँ आकर के एक सवाल साधारणीकरण का होता है, हालांकि वो यदि मौका मिला, अवसर मिला तो अगले व्याख्यान में ये चीज़ करेंगे, लेकिन फिर भी एक साधारणीकरण पर हम ये चर्चा कर सकते हैं कि पहली स्थिति में रंगमंच पर जब नाटक इत्यादि होता है तो पहली स्थिति में रंगमंच पर व्यक्ति विशेष को ही दर्शक देखता है। दूसरी स्थिति में संगीत इत्यादि के प्रभाव से जो सहृदय है उसके जो कल्पना शक्ति है वो धीरे धीरे अधिक बढ़ती है और वह उसके बावजूद भी अपने व्यक्तित्व करती पर भी सजग रहता है, वो मानता है कि मैं भी हूँ। लेकिन तीसरी जो स्थिति आती है उसमें स्थायी भाव आदि का अन्य व्यक्ति से कोई संबंध नहीं रहता, अन्य व्यक्ति को वो सामान्य रूप में आ जाता है, अन्य व्यक्तियों को या खुद को स्थिति को त्याग करके वो सामान्य रूप में आ जाते हैं और व्यक्ति विशेष का बोध तो रहता ही नहीं, लेकिन फिर भी एक सामान्य सा द्वैत मैं और दूसरे में बना रहता है। लेकिन जो चौथी स्थिति होती है वो और आगे बढ़ जाती है, इसमें सहृदय का चित्त किसी प्रकार के विघ्नों से मुक्त हो जाता है, वह किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होता और सब चीज़ें साधारणीकृत होकर के जिसमें स्थायी भाव मूलतः होते हैं उस पाठक को, दर्शक को, सहृदय को या सामाजिक को आनंद की स्थिति प्राप्त होने लग जाती है। इसी के साथ आज का हमारा जो ये व्याख्यान है इसमें की गई जो परिचर्चा है उसका यहीं हम विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।